नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन कक्षा 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज सेकंड चैप्टर भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक एक वर्ड जो भी इस चैप्टर में दे रखा है उसके सब पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बेसिक जानकारी दे रखी है, बस ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इसलिए भूमि, मिट्टी, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, हर पॉइंट पे अपन को पढ़ना है। हर चीज़, सब जो ये सब चीज़ें, भूमि दे रखी है, मिट्टी दे रखी है, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन, ये सभी अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। हम किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं और ये हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। तो आज इनके ऊपर क्या संकट आ रखे हैं, इनके संरक्षण की आवश्यकता, वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है भूमि। ठीक है, भूमि, आपको पता है अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है सारी अपने जीवन से संबंधित वो अपन भूमि पे ही करते हैं। मतलब अपन भूमि से डायरेक्टली जुड़े हुए, अपन की दैनिक गतिविधियाँ हो या फिर अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ हो, आर्थिक गतिविधियाँ हो, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, सब अपन भूमि पे ही करते हैं। ठीक है, तो भूमि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुई। पृथ्वी को जैसे 100 मान लें कि पृथ्वी पूरी 100 है, उसमें से 30% भाग पर भूमि है और 70% भाग पर पानी है। ठीक है, 30% भाग पर भूमि है और 70% भाग पर भूमि है। तो अपन को समझ में आ रहा है कि भूमि सिर्फ 30% भाग पर है और 70% भाग पर पानी है। ऐसे में ये तो अपन को पता चल गया कि भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये सीमित है। तो भूमि अपन इस क्षेत्र में, जैसे कि भारत की भूमि है और किसी की भूमि, वो अलग अलग होगी, उसके उपयोग अलग अलग होंगे। पृथ्वी जो भूमि है, 30% भूमि है, वो हर क्षेत्र में उसका उपजाऊपन, उसकी क्वालिटी, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है, वो अलग अलग होगा। तो वो उपयोग किस पर निर्भर करता है, वो इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भूमि के क्या क्या उपयोग है। मैंने बताया कि अपन अपनी सारी एक्टिविटीज़ भूमि पर ही करते हैं, पर फिर भी अपन बेसिक आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में बात करें तो भूमि पर अपन कृषि करते हैं। कृषि, भूमि कैसी है, किस प्रकार की है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कृषि पर पड़ता है। अगर भूमि उपजाऊ है, उसके अंदर उर्वरक मतलब कि जो जैविक पदार्थ है वो अलग है, उसका उपजाऊपन अच्छा है, वो कैसी है, बंजर नहीं है, वो डायरेक्ट कृषि को प्रभावित करती है। क्योंकि कृषि जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है वो डायरेक्ट भूमि से जुड़ी हुई होती है, तो भूमि डायरेक्ट प्रभावित करती है। तो भूमि का उपयोग एक तो कृषि में किया जाता है। भारत पर भी जो मेन लोगों का रोजगार का क्या 40% से ऊपर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो भूमि का उनके जीवन में बहुत महत्व है। तो भूमि पर कृषि की जाती है, खनन कार्य किया जाता है, उद्योग अपन कहाँ लगाते हैं, भूमि पर लगाते हैं, परिवहन कहाँ होता है, भूमि पर होता है, आवास कहाँ बनाते हैं, भूमि पर। ये सब कामों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि अपन किसी पर भी कृषि नहीं कर सकते, हर किसी भूमि पर खनन नहीं करने लग जाए। तो ये मतलब किस प्रकार की भूमि को किस उपयोग में लिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि भूमि कैसी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, भारत की जो उत्तरी भारत की भूमि है, एक मिनट, ये वाला जो जलोढ़ का मैदान है, एक मिनट, ये इधर वाला, ये है ना भारत का उपजाऊ मैदान माना जाता है। तो उपजाऊ पर डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मतलब कि उपजाऊ भूमि पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो इस भूमि पर आप देखोगे तो कृषि की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर भूमि उपजाऊ हो तो वहाँ पर कृषि की जाएगी। मतलब कि कृषि जो भूमि है उसका क्या उपयोग किया जाता है वो भूमि की स्थिति पर, भूमि की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अब जैसे किसी भूमि पर, भारत में, मध्य भारत पे कुछ क्षेत्रों में जो खनन की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र में जो खनन मतलब जो होते हैं ना मिनरल्स, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली मिनरल पाए जाते हैं तो उस पर खनन की एक्टिविटीज़ होगी, उसके आसपास उद्योग लगेंगे। तो पठारी क्षेत्र है,
पठार के कारण खनन मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स के कारण उधर खनन की एक्टिविटीज़ होती है। खनन से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोगी है, तो उद्योग पाए जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि भूमि जो अवेलेबल है वो हर जगह समान उपयोग नहीं की जाती है, उसका क्या उपयोग किया जाएगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो चीज़ भूमि किस प्रकार की है, उपजाऊ है, वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तटीय भूमि है, तो वो डिपेंड करता है कि वो भूमि का उपयोग किया जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो भूमि का उपयोग किस में किया जाए? कृषि, उद्योग, खनन, आवास, परिवहन। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की भूमि पर किस प्रकार का किया जाएगा। डायरेक्टली अपन किसी जाके कृषि नहीं कर सकते, किसी भी भूमि पर जाके उद्योग नहीं लगाते। अपन डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की भूमि है। उद्योग वहाँ लगाए जाएंगे जहाँ पर बाजार पास में होगा, प्रोडक्ट्स कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ पर लगाए जाएंगे। तो ये हुआ, ठीक है। अब जो भूमि होती है, अब ये तो समझ में आ गया। भूमि क्या है कि सीमित है, मतलब कि भूमि की परसेंटेज को नहीं बढ़ाया जा सकता कि 30% भूमि है तो इसकी परसेंटेज को नहीं बढ़ाया सकता, सीमित है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो सब जगह समान नहीं है। आप देखोगे कि जो उपजाऊ भूमि है जहाँ पर भी विश्व में, वो विश्व के सघनतम बसे हुए क्षेत्र है। मतलब कि आपको जनसंख्या का घनत्व उस क्षेत्र में ज़्यादा दिखेगा जहाँ पर भूमि उपजाऊ है, जल की उपलब्धता अच्छी है, वहाँ पर मतलब कि डेवलपमेंट अच्छा हो रखा है। तो आप देखोगे विश्व के जो एशिया के बहुत सारे देश है, उत्तर अमेरिका है और अफ्रीका मतलब थोड़ा कम सघनतम बसा हुआ क्षेत्र है, यूरोप के देश है, वो बहुत अधिक बसे हुए और सघनतम बसे हुए देश है। तो मतलब कि भूमि उपयोग किस पर निर्भर करेगा, उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर निर्भर करते हैं। और जनसंख्या का वितरण अपन को असमान देखने को मिलता है कि जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में जो स्थलाकृति है वो थोड़ी डिफिकल्ट स्थलाकृति होती है, तो इसलिए वहाँ पर जो बसावट देखने को मिलती है वो कम देखने को मिलती है। जैसे कि भारत की हिमालयन स्टेट्स देख लो, वहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो आपको नीचे वाले उत्तरी प्रदेशों की तुलना में कम देखने को मिलेगा। तो भूमि उपयोग पर बहुत सारे भौतिक कारक निर्भर करते हैं। स्थलाकृति कैसी, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक सघनतम बसी जनसंख्या होगी, वहाँ पर कृषि कार्य कम होगा, जबकि वही मैदानी क्षेत्र होगा तो वहाँ पर कृषि कार्य अधिक होगा, जनसंख्या अधिक निर्भर होगी। जलवायु, जहाँ पर कठोर या एक्सट्रीम जलवायु होती है ना, वहाँ पर भूमि का उपयोग मतलब थोड़ा नियंत्रित तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र लिखो, अंटार्कटिका ले लो, ये क्षेत्र जैसे कि सहारा का रेगिस्तान है, वहाँ पर पूरी बंजरी भूमि है, तो वहाँ पर कृषि गतिविधियाँ नहीं की जाती है। तो भूमि का उपयोग निर्भर करता है कि वहाँ पर जलवायु कैसी है। एक्सट्रीम जलवायु में भूमि का उपयोग थोड़ा कम हो पाता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है। तो जलवायु भी, मिट्टी का उपजाऊपन, जैसे कि जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा उपजाऊ वाला होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक सघन कृषि की जाती है। जो कम उपजाऊ होता है वहाँ पर उद्योग स्थापित कर लेते हैं। मानव कारक, जनसंख्या, भौतिक, ये तो बता ही दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि भूमि का उपयोग किया जा सकता है। और भूमि उपयोग के लिए निर्भर कारक कौन से होते हैं कि जलवायु कैसी है वो निर्भर करेगा, स्थलाकृति कैसी है वो निर्भर करेगा, वहाँ पर पठारी क्षेत्र तो मिनरल्स चाहिए, तो उद्योग पाए जाएंगे। तो भूमि का उपयोग क्या होगा वो निर्भर करता है कि वो भूमि कैसी है। वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए। आई थिंक भूमि वाला अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है मिट्टी। सबसे पहले तो मिट्टी क्या होती है? अपनी भूमि पर जो पहली पतली सी परत होती है ना, कणों की एक परत होती है, जो पृथ्वी के ऊपर छोटी सी पहली परत होती है ना, उसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का तो सभी मतलब पता ही होगा, क्योंकि मिट्टी से तो अपन बचपन से ही खेले हुए रहते हैं। तो मिट्टी मतलब जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है ना, पतली परत, जो उपजाऊ परत मानी जाती है, उसको मिट्टी कहते हैं। अब मिट्टी जो मृदा होती है ना, उसके बनने के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। मृदा सब जगह एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग मृदा होती है। कहीं पर उपजाऊ मतलब कि कहीं पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, कहीं पर काली मृदा देखने को मिलती है, कहीं पर लैटेराइट मृदा देखने को मिलती है, तो कहीं पर पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग टाइप की मृदा क्यों पाई जाती है? मृदा के बनने के पीछे सबसे जो मेन फैक्टर होता है ना, वो चट्टानों से मृदा बनती है। जब चट्टान होती है ना, जैसे बड़ा सा पत्थर है, अब उसका धीरे धीरे क्या होता है, अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब टूटना और बिखरना।
उसका चट्टान, तो उससे ही क्या होती है, अपनी मिट्टी बनती है। तो ऑब्वियसली इस चट्टान से बन रही है, तो इसका एसेंस तो इसके अंदर हो गई। ये तो इस जो जैसी ये चट्टान होगी वैसी वो मिट्टी होगी। तो जिस क्षेत्र में जैसी चट्टानें होगी, मृदा का प्रकार अपन को वैसा देखने को मिलता है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो अपन को पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, तो चट्टान एक फैक्टर है चट्टान के, भाई वो चट्टान वहाँ की कैसी है, चट्टान उसके पक्ष से मृदा का निर्माण होता है, तो चट्टान। दूसरा, जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है वो मृदा के निर्माण में सहायक होती है। जैसे कि एक्सट्रीम जलवायु है, मतलब कि आप राजस्थान को समझो। राजस्थान का जो इलाका है ना, ये वाला जैसलमेर, ये राजस्थान, ठीक है, समझो ये राजस्थान। तो राजस्थान का ये वाला इलाका है ना, ये रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर कह सकते हैं। तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी क्या है, गर्म है। तो इस क्लाइमेटिक कंडीशन ने यहाँ की मृदा निर्माण में भी सहायता की है। ठीक है, जलवायु। तीसरा होता है समय कारक। समय कारक कैसे कि है ना, मृदा कोई एक दिन में या फिर एक वर्ष में बनने की तिथि नहीं है। मृदा को बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो लाखों और करोड़ों वर्ष में मृदा की परतें बनती है कि भाई ये परत, ये परत, ये परत। तो मृदा परिच्छेदिका के निर्माण में समय एक महत्वपूर्ण, मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है कि मृदा के भी क्या होता है, एक दो और 3 स्तर होते हैं, क ख ग, ये कह सकते हैं। तो इसको बनने में समय लगता है। तो जितना अधिक समय होगा वो परिच्छेदिका, और मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो मृदा की जो मोटाई होगी ना वो और अधिक होगी। समय के साथ मृदा की मोटाई बढ़ सकती है, अगर अपर्दन की गतिविधि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है तो ये बढ़ सकती है। तो समय कारक भी निर्भर करता है। चौथा कारण है वो जो ह्यूमस है, वहाँ पर वनस्पति वगैरह कैसी है। अगर वनस्पति वगैरह अधिक है तो ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाएगी। तो ये सब कारक मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। अब मृदा में बनने में बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं, जो चट्टान है वो, जलवायु है, समय कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ह्यूमस निभाते हैं। ठीक है, तो ये सब कारक भूमिका निभाते हैं मृदा निर्माण में। अब इन सब कारकों के कारण जो अलग अलग क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है ना, वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कुछ काली मृदा पाई जा सकती है, किसी क्षेत्र में लेटराइट मृदा देखने को मिलती है। तो आप आगे वाली क्लासों में आपको विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में भी जानने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये फैक्ट बेस्ड है, लेकिन अगर उसकी बनने की प्रक्रिया के बारे में जानना है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको यही इस चैप्टर में जानना है कि मृदा है ना, मृदा बनने के पीछे बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं। उस क्षेत्र की चट्टान वगैरह कैसी है, जलवायु कैसी है। तो इसके कारण हर क्षेत्र की ये चीज़ें सेम तो नहीं होती, किसी क्षेत्र में अलग होती है, किसी क्षेत्र में अलग होती है, किसी क्षेत्र की स्थलाकृति अलग होती है, किसी क्षेत्र की जलवायु अलग होती है। तो इसके कारण बहुत सारे टाइप्स की अपन को मृदा देखने को मिलती है। अब मृदा के ऊपर कृषि निर्भर करती है, तो उसके कारण कृषि भी प्रभावित होती है। तो अपन को ये देखना हो कि किस क्षेत्र में कृषि अच्छी, तो उससे उस क्षेत्र की मृदा के बारे में जानकारी ले लो। अगर कृषि अच्छी हो रही तो उस क्षेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधि के बारे में पता चल सकता है। तो मतलब कि कनेक्शन अपन को देखने को मिल सकता है कि सबसे पहले मृदा अच्छी है तो वो वाला क्षेत्र क्या है, कृषि पर आधारित होगा। तो उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कौन सी होगी, कृषि। उस क्षेत्र की फिर बाकी चीज़ों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। जैसे कि भारत का उत्तरी मैदान है वो उपजाऊ माना जाता है, तो उस क्षेत्र की जो मेन गतिविधि है ना, आर्थिक गतिविधि, ज़्यादातर लोग किस पर निर्भर है, वो कृषि पर निर्भर देखने को मिलते हैं। वही अपन देखेंगे जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, जैसे कि जो लवणीय मृदा होती है जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि पर्वतीय मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ मतलब कि कम उपजाऊ होती है। तो उस क्षेत्र के लोग अधिकतर कृषि में नहीं लगे होंगे, वो किसी और गतिविधि में लगे होंगे। वही अपन अगर पठारी क्षेत्र में जाए तो पठारी क्षेत्र की भी जो कृषि मतलब मिट्टी होती है ना, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो उस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर मिनरल एक्सप्लोरेशन वगैरह में लगे हुए होंगे। तो आप अगर उस क्षेत्र की स्थलाकृति के बारे में, उस क्षेत्र की मृदा के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी हो तो आप उस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये जानते हैं कि मृदा
के बारे में तो जान दिया। तो मृदा के बाद में मृदा क्या हो रहा है कि आजकल अपरदन और मृदा क्षरण के कारण जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत मानी जा रही है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण की मतलब कि जो उपजाऊपन है उसका वो खत्म हो रहा है, या फिर जो ऊपरी परत है वो हट रही है। इसके कारण कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है, और भूमि का जो मेन पर्पस है ना वो भी मतलब कि भूमि का उपजाऊपन प्रभावित हो रहा है। जो मेन एग्रीकल्चर है उस पर निर्भर है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? ये मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए कारण है, और कुछ क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक गतिविधियां कैसे कारण है? जैसे कि भूस्खलन आ गया। मतलब भूस्खलन का मतलब होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र का जो मलबा है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो उपजाऊ परत है ना वो क्षरण हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है कि बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण जो ऊपर वाली परत होती है ना, बारिश के साथ बह कर आ जाती है। इसके कारण भी जो ऊपरी परत है ना वो हट जाती है। जैसे कि भारत में ना राजस्थान में चंबल नदी का जो बहाव है ना वो थोड़ा तेज है। उसके कारण वो बहुत तेज गति से बहती हुई थोड़ी नालियाँ वालियाँ बनाती चलती है। तो उससे क्या होता है कि उपजाऊ जो परत होती है ना वो हट जाती है। उस क्षेत्र में जो भूमि बनाई गई उसको उत्खात भूमि का भी नाम दिया जाता है। और ये तो हो गया अपरदन। दूसरा क्या होता है कि आजकल एग्रीकल्चर में उर्वरकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब उर्वरकों को इस्तेमाल के साथ साथ अधिक सिंचाई, ये चीज़ों के कारण जो पोषक तत्वों के साथ जो वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ चीज़ें गैसे वैसे है ना वो इसके अंदर चली जाती है। इससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब कि भूमि का उपजाऊपन खत्म हो रहा है। तो अब तो ये समझ में आ गया कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और अपरदन हो रहा है पवन के द्वारा, हवा के द्वारा। पवन के द्वारा भी हो सकता है कि पवन बहुत अधिक तेज गति से चल रही है तो उसके साथ साथ जो ऊपरी परत है वो उड़ा कर लेके चली जाती है, तो उससे भी निम्नीकरण हो रहा है। पानी के द्वारा निम्नीकरण होता है। कौन कौन से फैक्टर से? तो पानी है, पवन है, दूसरा है जो मानवीय कारक है कि नाइट मतलब कि उर्वरकों का बहुत अधिक इस्तेमाल करना, अधिक सिंचाई के कारण जो लवण मतलब कि मृदा है ना वो लवणीय हो जाती है अधिक सिंचाई के कारण। तो ये भी निम्नीकरण का कारण। तो ये सब फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये फैक्टर्स तो बता दिए कि भाई निम्नीकरण हो रहा है, तो इनके संरक्षण के उपाय क्या है? संरक्षण के उपायों की बात करें तो संरक्षण के उपाय देखो, पवन के द्वारा अगर निम्नीकरण हो रहा है तो क्या है कि पवन बहुत अधिक तेज से बह रही, तो ऑब्वियसली अपन को क्या करना होगा? निम्नीकरण को रोकने के लिए पवन की गति को कम करना होगा। तो अपन उस रास्ते में क्या कर ले? पेड़ लगा दे, तो पवन की गति धीमी हो जाएगी। उसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में जल के द्वारा बहुत अधिक निम्नीकरण होता है, जैसे भूस्खलन की गतिविधि आ गई या फिर और कुछ किसी कारण के अपरदन तेज होता है, तो क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में समुच्च रेखीय कृषि की जा सकती है। जिससे क्या होगा? जैसे ये पानी है, अब ये पर्वत है तो पानी इधर से उतर रहा है तो बहुत स्पीड से आ रहा है। अब इसी क्षेत्र में एक अपन ने सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती कर ली, तो उससे क्या होगा कि पानी की स्पीड है ना थोड़ी धीरे हो जाएगी, तो अपरदन की गतिविधि भी धीरे हो जाएगी। उसी प्रकार अगर इधर रक्षक मेखला बना दी जाए, अपन जैसे इधर रक्षक मेखला बना दे तो भी पानी की, जैसे रक्षक मेखला का मतलब होता है कि अपन है ना एक सीधी लाइन में बहुत सारे पेड़ लगा दें, तो इससे भी क्या होगा कि पानी की जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाएगी। पानी की स्पीड स्लो हो जाने के कारण अपरदन की जो गतिविधि है ना वो भी कम होगी। तो इसी क्या अपन बोले वनो उन्मूलन को कम करना। वन उन्मूलन मतलब बहुत अधिक तेजी से हो रहा है, उसके कारण अपरदन की गतिविधि बढ़ रही है। तो या तो फिर वन उपजाओ, वन लगाओ, पेड़ लगाओ जगह जगह, इससे भी अपरदन की गतिविधियों को रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना, समुच्चय रेखीय खेती करना, ये सब टाइप से अपरदन को रोकने की। ठीक है, अब मृदा के बारे में जान लिया, मृदा की महत्व के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है जल। आपको पता है जल जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। पृथ्वी के 70% भाग पर जल पाया जाता है। उसको जलीय ग्रह इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी के 70% भाग पर जल पाया जाता है।
लेकिन फिर भी आपने न्यूज़ में आते जाते कई बार ये खबरें पढ़ी होगी कि विश्व के कुछ क्षेत्र आज वाटर स्कार्सिटी का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब विश्व के पास जल बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन पीने योग्य जो जल है वो बहुत कम मात्रा में है। पीने योग्य जैसे कि 100 अपन जल मान लें तो 100 में से 97% जो जल है ना वो तो महासागरों के अंदर ही है। उसमें से भी जो 3% बचता है, 3% में से 2% अपन है ना हिमालयों के रूप में, आर्कटिक में, अंटार्कटिका में जमे हुए अवस्था में पड़ा है। तो अपन ऐसे बोले ना प्रत्यक्ष रूप से 1% जल है ना अपन को झीलों, नदियों या फिर ऐसे पीने योग्य अवस्था में अपन को मिल जाता है। 1% जल और विश्व की जनसंख्या, उस दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाना मुश्किल होता जा रहा है। उसके साथ साथ वर्तमान में प्रदूषण की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, जैसे कि उद्योगों के द्वारा जो वेस्ट होता है उसको डायरेक्ट नदियों में फेंक देना। उससे क्या होता है कि पूरा पानी खराब हो जाता है, पीने योग्य पानी की स्कार्सिटी। दूसरा कारण है कृषि में उर्वरकों का प्रयोग बहुत अधिक होना। उर्वरकों के प्रयोग के कारण जो पानी है ना बाई चांस जैसे नदी के अंदर जा रहा है, अपन ने सिंचाई की और सिंचाई के साथ थोड़ा पानी या फिर बारिश के साथ वो जो परत है ना वो नदी में चली गई। उससे क्या होता है जो नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं ना वो पानी के अंदर चले जाते हैं। उससे उस क्षेत्र में या फिर उस महासागर में जो जलीय जीव पाए जाते हैं उसको तो नुकसान है ही है, साथ में जो पीने योग्य जल है उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है। उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हो रही है और पीने योग्य जल की उपलब्धता भी कम हो रही है। दूसरा, पानी की बचत की बजाय पानी को वेस्ट बहुत अधिक करना। अपन ऐसी लाइफस्टाइल नहीं अपना रहे जिससे कि पानी की बचत की जा सके, बल्कि ऐसे अपना रहे हैं जिससे पानी दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तो पानी की उपलब्धता और पानी का उपयोग जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो रहा है। इसके कारण जल एक नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद आज बहुत सारे देशों को स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि भारत की यमुना नदी विश्व की सबसे गंदी नदियों में आती है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। बेंगलोर में भी एक नदी का नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो नदियाँ विश्व की बहुत अधिक गंदी नदियों में नाम आ रहा है, जबकि ये किसी समय जल आपूर्ति का बहुत बड़ा स्रोत था, पीने योग्य जल आपूर्ति का। और आज ये प्रदूषित हो रही है तो पीने योग्य जल की कमी हो रही है। ठीक है, अब ये प्रदूषण तो हो रहा है तो ऑब्वियसली इसको सुधारने के लिए अपन को कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो अपन प्रयासों के बारे में बात करें तो पहले तो उद्योगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो अपना पानी जब नदियों में वेस्ट डालें तो उसको फिल्टर करके डालें। मतलब गरम पानी, मतलब जो जैसे कि उद्योगों में इस्तेमाल हुआ गर्म पानी डायरेक्ट नदियों में छोड़ रहे, उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो वो उसको निस्तारण से पहले ये चीज़ ध्यान रखें। अपने भारत में तीर्थयात्रियों के द्वारा जो कॉर्प्स, फूल और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लास्टिक्स वगैरह नदियों में ऐसे ही बहा दिए जाते। तो अपन एज ए नागरिक अपन को ध्यान रखना है कि ये न सिर्फ अपनी सतत पोषणीय विकास के लिए, अपने लिए, वर्तमान जनरेशन के लिए, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। इस प्रकार की गतिविधियाँ अपनी इस पीने योग्य पानी की स्कार्सिटी में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो अपन को ये समझना चाहिए कि ये ना करें। तीसरा, ये तो हो गया कि अपन को क्या करना है कि उद्योगों के पानी को, पॉल्यूशन को रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी। अब क्या होता है कि अपन के पानी का स्रोत एक बारिश भी है। ठीक है, बारिश अपनी पानी का बहुत बड़ा स्रोत रहता है, लेकिन क्या होता है कि पानी का अधिकतर जो भाग है ना वो नालियों में, गंदे नालों में बहा दिया जाता है, फिर बह जाता है, क्योंकि लोग उसको बचाने के बारे में नहीं सोचते। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से जो बारिश का जल है उसको संचय किया जा सकता है और उसका बाद में पुनः उपयोग किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि एक तो पानी की बचत हो जाएगी और दूसरा अपन की निर्भरता बाहरी स्रोतों पर भी कम हो जाएगी। तो ऐसी गतिविधियां अपनानी चाहिए जिससे पानी की बचत और बेहतर पानी का इस्तेमाल हो सके। भारत के तमिलनाडु राज्य में ये आवश्यक कर दिया है कि भारत मतलब जो भी नए घर वगैरह बने उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाना आवश्यक है।
भारत में तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान में कुओं का इस्तेमाल करना, नलकूप बनाना, वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत सारी परंपरागत प्रथाएं हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत अच्छी चीज़ें बताती है और शायद ये अपने सतत पोषणीय विकास में सहायक हो सकती है। मैं जो बता रही हूँ उसके नोट्स बनाएं और समझें, ये चीज़ें आप यूपीएससी एग्ज़ाम तक में भी यूज़ कर सकते हो। आपको समझना है कि कौन कौन से स्रोत है जिससे अपना जो पर्यावरण मतलब ये जल है वो प्रदूषित हो रहा है, उनके संरक्षण के क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ अपन खुद के स्तर पर भी कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस कुछ कानूनों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। जैसे कि भारत में गंगा के पॉल्यूशन को कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान, नमो गंगा जैसे प्लान चलाए जा रहे हैं, जिससे कि गंगा के प्रदूषण को कम किया जा सके। तो एज ए नागरिक अपन खुद भी लाइफ, जो मैंने कल भी बताया था, लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनाकर इस प्रदूषण को कम करने में अपना कम से कम योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, फल फूल है, ये प्राकृतिक वनस्पति अपने जीवन की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। फिर ये अपनी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत होने के साथ ये अपन को फल फूल, जो भी मतलब कि पशु पक्षियों को एक जंगल या फिर आवास प्रोवाइड करवाने में सहायक रहती है। अब क्या होता है कि वनस्पति भी किस क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाएगी, ये वहाँ की जलवायु मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अपन ने क्लास 7 में पढ़ा था कि अपन के मतलब पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आप उस वीडियो को जाकर देखिए तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें है ना मेंशन है, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन कौन से निर्धारक कारक है जो इन वनस्पतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे कि वर्षा, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ पर वन बड़े बड़े होते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, जैसे कि मरुस्थल, वहाँ पर वर्षा कम होती है तो कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। वहीं जो ध्रुवों में वहाँ पर भी एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है और वर्षा भी बहुत कम होती है, तो वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिसको जैसे कि लाइकेन और मॉस। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ पर बहुत अधिक आर्द्रता और सूर्य का ताप भी बराबर मात्रा में मिलता है, तो वहाँ पर अपन को बड़े घने वन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेज़न वन, कांगो बेसिन, ये सब वही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले 7th क्लास में बताया था। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पर मध्यम वर्षा और मध्यम सूर्य ताप प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन पेड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी विशेष ऋतु में अपने पेड़ों की पत्तियां नहीं गिराते हैं। ये पेड़ समय समय पर अपनी मर्जी से कभी भी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन ऐसे कोई फिक्स सीजन नहीं होता है कि जिसमें ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। पर्णपाती वन उन वर्णों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो किसी स्पेसिफिक रीजन में वाष्पीकरण को रोकने के लिए, जैसे कि गर्मियों में वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, तो उसको रोकने के लिए एक विशेष सीजन में वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और वो भी साथ में गिरा देते हैं। जैसे पतझड़ का मौसम होता है ना, तब अपन को सब जगह ये दिखता है कि पत्तियां गिर रही है, तो वो यही होता है कि इससे क्या होता है कि इसलिए इनका ये वर्ड यूज़ किया जाता है पर्णपाती वन, क्योंकि ये स्पेसिफिक सीजन में अपनी पत्तियां गिराते हैं स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, जैसे कि बहुत अधिक धूप पड़ रही है तो वो अपने वाष्पीकरण को रोकने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में मैंग्रोव अपन को तटीय क्षेत्रों में दिखने को मिलते हैं। टुंड्रा वनस्पति अपन को ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखने को मिलती है, जिसके लिए दो है लाइकेन और मॉस। तो मैंने ये बता दिया कि किस क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाएगी, वो वहाँ के क्लाइमेट, किस प्रकार के आपको सूर्यताप प्राप्त हो रहा है, कैसी वर्षा हो रही है। आर्द्रता और सूर्यताप दो मेन फैक्टर होते हैं जो किस क्षेत्र में किस प्रकार की
वनस्पतियाँ मिलेगी वो आपको डिसाइड करके, जैसे घास के मैदानों के बारे में बताया था, जैसे शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पतियों के ऊपर भी बहुत सारे संकट है कि उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है। मैंने बताया था कि अमेज़न वन जो पहले विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे वो आज बहुत कम क्षेत्रों में फैले हो। वही भारत के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर घने जंगल पाए जाते थे वो आज मानवीय हस्तक्षेप के कारण संकट में। उसी प्रकार कांगो बेसिन की बात करें या फिर विश्व के किसी भी क्षेत्रों में आज आपको डेवलपमेंट के नाम पर वनस्पतियों का शरण है ना वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब उसके कारण एक तो उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ, जीव जंतु सब प्रभावित हो रहे, साथ साथ अपना जीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई उनके ऊपर संकट बहुत बड़ा आया हुआ है। अब जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर निभा रहा है। अब तो उनको संरक्षण के लिए अपन क्या उपाय कर सकते हैं, समस्या देख ली तो उसके बाद संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सामाजिक वनीकरण, मिश्रित खेती की जा सकती है जिसमें कृषि और वनीकरण को साथ में किया जाए। उसके साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम, पेड़ लगाओ कार्यक्रम, लोगों को प्रकृति का महत्व समझा, आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करके, जैसे कि भारत में नेशनल पार्क्स घोषित कर रखे, इनके माध्यम से अपन वनस्पतियों के संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव भी अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग है। आज वन्य जीवों के ऊपर भी इन पेड़ों के, जैसे कि इन जंगलों के विनाश के साथ साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव जंतु वो भी प्रभावित हो रहे। जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि जो अमेज़न जंगल है वहाँ पर पाई जाने वाली 80% जो चींटियों की जनजाति थी वो खत्म हो चुकी है। उसके साथ साथ उन जंगलों में पाए जाने वाले एप्स देख लो या फिर पक्षियों की प्रजातियाँ देख लो, उनके ऊपर भी संकट बना हुआ है। आज विश्व की बहुत सारी जो जैसे डायनासोर अपन ने सुना है, बहुत बारी मूवीज़ वगैरह में इनके बारे में सुना है, लेकिन अपन की वर्तमान जनरेशन ने उनको नहीं देखा है। उसका कारण है कि वो विलुप्त हो चुके हैं। उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारे जानवर हैं जो अपन के मतलब कि खोज से पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है क्योंकि ये अपनी इन्वायरमेंट के एक भाग है। उनका खत्म होना अपनी फूड साइकिल के लिए, तो जो फूड साइकिल चलती है उसके लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ साथ मानवीय जीवन के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में ये संकट है। अब उसके संरक्षण के प्रयास भी किए जाने चाहिए। वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि जानवरों की जो खाल होती है ना उनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण जानवरों की तस्करी की जाती है जो जानवरों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है। उसी को रोकने के लिए साइट्स कन्वेंशन ऑन ट्रेड, मतलब कि ट्रेड को जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए विभिन्न देशों ने साइट्स पर साइन की है। ऐसे ही बहुत सारे कन्वेंशन इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जैसे भारत के स्तर पर देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया है 1972 में, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया। उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985 बनाया गया है। वन्य जीवों के भारत में बहुत सारे पशुओं को मारने पर सजाएं भी घोषित की गई, क्रिमिनल्स एक्ट माने गए हैं। बहुत सारे आरक्षित वन, जैव मंडल नीचे आदि की घोषणा के माध्यम से इन वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए गए। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे भूमि है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है, ये अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन इन चीज़ों पर वर्तमान में बहुत सारे संकट देखने को मिले। तो इस चैप्टर में अपन ने इन सब के बारे में जाना, इनके ऊपर क्या संकट है उनके बारे में जाना, उनके संरक्षण के क्या प्रयास किए जा सके उनके बारे में भी जाना है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने जिन योजनाओं का जिक्र किया है, जिन फैक्ट्स का जिक्र किया, एक बार आप उनको नोट्स में लिख लेना, फिर आप इस चैप्टर को पढ़ लेना, आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनको पिछली क्लास से लिंकअप करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति, कैसे उन वनस्पतियों का विकास होता है, कौन कौन से कारण है, वो मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया है, इसमें भी बताया, लेकिन मैंने इसमें शॉर्ट में बताया क्योंकि उसमें इतनी ही जानकारी दे रखी है।
हर चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बने रहे इस चैनल के साथ, मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूँगी और ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद।